हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेकेंड यूनिट आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले इस यूनिट का नाम आनुवंशिकी और विकास था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें विकास को सिलेबस से फिलहाल हटा दिया गया है। सिर्फ आनुवंशिकी का अध्ययन करना है, तो आइए हम लोग आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकी कहते किसे हैं? आनुवंशिकी के बारे में आप लोग क्लास 9-10 में भी पढ़ चुके हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण ही आनुवंशिकता या वंशागत कहलाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी कि आनुवंशिकी और आनुवंशिकता दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग हैं। आनुवंशिकता की परिभाषागत पूछता है या वंशागत की परिभाषा पूछता है, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, वंशागत को अंग्रेजी में इनहेरिटेंस कहते हैं। आनुवंशिकता को हेरिडिटी जबकि आनुवंशिकी को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो आप आनुवंशिकी की परिभाषा समझ गए, आनुवंशिकता की परिभाषा समझ गए। अब आइए विभिन्नताएं किसे कहते हैं? एक ही जात के सदस्यों में जो अंतर दिखाई देता है उसी को विभिन्नताएं कहते हैं। हम लोग सिर्फ मानव जात को ही देखें, 135 करोड़ आबादी में अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें तो प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भिन्न होता है। तो मानव जात में ये जो भिन्नता है, यही भिन्नता ही विभिन्नताएं कहलाता है। साथ ही साथ हम दूसरे जानवरों में भी देखें, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चाहे पौधों में देखें, पीपल, बरगद, कटहल, जामुन, दो पौधों की टहनियों को देखें, उनकी शाखाओं को देखें, उनमें ब्रांचिंग एक जैसी नहीं होती है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ अंतर होता है। तो एक ही जात के सदस्यों में जो अंतर दिखाई देता है उसी अंतर को विभिन्नताएं या वेरिएशंस कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में माता पिता से संतानों में जाते हैं, उन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब आते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम आप लोगों ने पहले ही सुना होगा। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आनुवंशिकी की नींव इन्होंने ही रखी थी। आनुवंशिकता से संबंधित जो कार्य है सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था। इनका जन्म 1822 में हुआ था। ऑस्ट्रिया एक देश है और वहाँ पर ब्रून नाम का एक शहर है जहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल पैदा हुए थे। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद ये ब्रून में इनके पिताजी पादरी थे, वहीं पर ये भी रहने लगे और वहीं पर इन्होंने मटर के पौधे पर
अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन प्रयोगों के द्वारा जो निष्कर्ष निकले उन निष्कर्षों को उन्होंने वहाँ से प्रकाशित होने वाली एक लोकल मैगजीन में, स्थानीय मैगजीन थी, उसमें छपवाया। लेकिन सन 1869 में जब इनका कार्य प्रकाशित हुआ, उस समय 1866, उससे पहले सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। जैव विकास का जो सिद्धांत था, और चार्ल्स डार्विन विश्व स्तर के वैज्ञानिक थे, उस दौरान सभी वैज्ञानिकों का ध्यान चार्ल्स डार्विन के खोज पर चला गया। मेंडल का कार्य लोकल मैगजीन में छपा, जिसकी वजह से इनके कार्य पर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इस कार्य के 34 वर्षों बाद, यानी सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज होती है। 3 वैज्ञानिक, कार्ल कोरेंस जर्मनी के, यूमो डिब्रीज हॉलैंड के और इरिक वान शेरमार्क ऑस्ट्रिया के, ये तीनों वैज्ञानिक अलग अलग कार्य करके उसी नतीजे पर पहुंचते हैं जिस पर मेंडल 34 वर्ष पहले पहुंच चुके थे। इसलिए इन्हें मेंडल के नियमों की पुनर्खोज का श्रेय दिया जाता है। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ लेता है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की, तो आपको बताना होगा। इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों का नाम आप बताएंगे। जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के यूमो डिब्रीज तथा ऑस्ट्रिया के इरिक वान शेरमार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडल के नियमों की पुनर्खोज का श्रेय जाता है। आइए आगे, मेंडल की सफलता के क्या कारण है, कभी कभी पूछ लेता है ये भी प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्नों में। यद्यपि मेंडल से पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे पर भी प्रयास किया, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, न ही कोई नियम बना पाए। मेंडल ने ऐसा क्या किया कि वो सफल हो गए। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, अपने सारे प्रयोगों का लेखा जोखा लिखित रूप से रखा, जो इनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। साथ ही साथ इन्होंने मटर का पौधा चुना जो 1 वर्षीय होता है, द्विलिंगी होता है, जिसमें सामान्य तौर पर स्वतः सिर्फ स्वपरागण होता है और इसमें हम कृत्रिम रूप से परपरागण करा सकते हैं। तो मटर के पौधे के कारण और साथ ही साथ अपने एक्सपेरिमेंट का विधिवत लेखा जोखा रखने के कारण मेंडल सफल हुए। और जो अन्य वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता पर कार्य किया, उन्होंने विधिवत लेखा जोखा नहीं रखा, इसलिए वो असफल रहे। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन इसलिए किया गया क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, 3-4 महीने में, 5 महीने में अधिकतम अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, जिससे प्रयोगों के परिणाम हमें जल्दी मिल जाते हैं। अगर हम कोई बहुवर्षीय पौधा ले लें जो 3-4 साल में एक बार पुष्प आए जिसमें, तो हमें परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए मटर के पौधे का चुनाव मेंडल ने किया था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, द्विलिंगी होता है, लेकिन मटर के पुष्प की बनावट ऐसी होती है कि
स्वतः इसमें सिर्फ स्वपरागण होता है। पर परागण के लिए हमें कृत्रिम परागण कराने की आवश्यकता पड़ती है। मटर का पौधा छोटा होता है जिससे आसानी से इसमें संकरण की क्रिया कराई जा सकती है। ये कुछ कारण हैं जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे में 3 लक्षणों को चुना था। जो 7 जोड़ी लक्षण मेंडल ने चुने थे, पहला तने की लंबाई में 2 प्रकार के पौधे थे, कुछ लंबे पौधे थे और बौने पौधे थे। दूसरा पुष्प का रंग बैगनी रंग वाले पौधे थे और सफेद रंग वाले थे। तीसरा पुष्प की स्थिति, कुछ मटर के पौधों में पुष्प अच्छी एक्जिलरी था और कुछ में पुष्प अग्रस्त मतलब जब शीर्ष पर ऊपर पुष्प लगता है उसको अग्रस्त, और अच्छी का मतलब तने पर जो तना और पत्ती के बीच में जो कक्ष बनता है, यदि पुष्प की स्थिति वहां रहती है तो वह अच्छी कहलाता है। फली की आकृति 2 प्रकार की फलियां थी, फूली हुई और संकीर्णित। संकीर्णित का मतलब होता है जब मटर के दानों के बीच में फली दबी रहती है तो ऐसे फली की आकृति को संकीर्णित बोला जाता है, कंस्ट्रिक्टेड। और एक समान खुला हुआ रहता है तो खुली हुई। फली का रंग, मटर की फलियां 2 प्रकार की थी, हरे रंग की थी और पीले रंग की थी। बीज की आकृति 2 प्रकार की बीज की आकृति था, गोल एवं झुर्रीदार। बीज का रंग पीला एवं हरा था। तो ये 7 लक्षण मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रभावी और अप्रभावी। ये सभी प्रभावी लक्षण हैं, ये अप्रभावी लक्षण हैं। प्रभावी और अप्रभावी से क्या तात्पर्य है? जब शुद्ध लंबे पौधे के बीच में लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो पौधा प्रकट होता है, जो लक्षण दिखाई देता है, वह लक्षण प्रभावी होता है। यानी लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी के जो पौधे होते हैं वो लंबे होते हैं। इसी तरीके से बैगनी पुष्प वाले पौधों का संकरण या सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाए तो पहली पीढ़ी में देखा गया है जो पौधे होते हैं वो बैगनी पुष्प वाले होते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा लक्षण ले लीजिए, बीज का रंग पीला और हरा। एक मटर का पौधा ले लें जिसके बीज का रंग पीला है, दूसरे मटर का पौधा ले लें जिसके बीज का रंग हरा है। संकरण कराएं। संकरण कैसे कराते हैं? इनके परागकणों को निकाल करके उनके ऊपर और उनके परागकणों को निकाल करके इनके ऊपर, यानी कि पीले बीज के रंग वाले पौधे से परागकणों को निकाल करके हरे वाले पौधे पर और हरे वाले पौधे से परागकणों को निकाल करके पीले वाले पौधे के ऊपर डाल देते हैं। उसमें बीज लगता है और इसके बाद उन बीजों को प्राप्त करते हैं। तो पहली पीढ़ी में देखते हैं सभी बीज, चाहे पीले पौधे का रहा हो चाहे हरे पौधे का रहा हो, लेकिन बीज का रंग कैसा होता है? पीला। क्यों? क्योंकि पीला रंग हरे रंग पर प्रभावी है। तो इधर क्रम से सभी प्रभावी लक्षण लिखे गए हैं, इधर अप्रभावी लक्षण लिखे गए हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा में, मेंडल ने जो 7 लक्षण चुने थे वो कौन कौन से थे? इन 7 लक्षणों को आप याद कर लीजिए। पहला तने की लंबाई, इसके बाद 2 लक्षण पुष्प के रंग, पुष्प से संबंधित हैं, 2 फली से संबंधित हैं और 2 बीज से संबंधित हैं। इन 7 लक्षणों को आप याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।